नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुद रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, के.एस. साकेत पीजी कॉलेज, अयोध्या। इससे पहले के वीडियो में मैंने संविधानों के वर्गीकरण अरस्तु द्वारा जो दिया गया है उसके ऊपर चर्चा की थी आप लोगों से, और आज अरस्तु के ही सिद्धांत नागरिकता के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। नागरिकता आज दुनिया में काफी ट्रेंड कर रहा है। विभिन्न देशों से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे मैक्सिको, अमेरिका, चीन, हांगकांग, रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, इन सब देशों में जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे उसके अंतर्गत विवादों में चीन के उइगर मुसलमान हो गए हों, चाहे आपके म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान हों, भारत में बांग्लादेश के नागरिकों के द्वारा जो अवैध घुसपैठ की जा रही है वो मामला हो, ये सारे मामले कहीं न कहीं से नागरिक और नागरिकता के अधिकार के से संबंध रखते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत जैसे देश में भी इस तरह के कई मामले आए, जिसमें एनआरसी और सीएए से संबंधित विवाद और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इन परिस्थितियों को देखते हुए अरस्तु द्वारा जो नागरिकता से संबंधित विचार प्रकट किया गया है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी जिस विचार की बात कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग करते हैं। स्टेट इज मेड अप ऑफ सिटीजन्स, और स्टेट ए ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, अर्थात राज्य नागरिकों से बना हुआ है या राज्य नागरिकों का समूह है। यहां से अरस्तु अपनी बातों को प्रारंभ करता है, और अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसके तीसरे खंड में इसका विस्तृत विवेचन वह करता है। यहां पर वह नागरिकता से संबंधित जो विचार करना प्रारंभ करता है उसकी स्टार्टिंग नकारात्मक दृष्टिकोण से करता है, अर्थात नागरिक कौन नहीं हो सकता, नागरिक कौन नहीं हो सकता उसके संदर्भ में सर्वप्रथम वो चर्चा करता है और 6 तरह की बातों की बात करता है। सबसे पहले वह लेता है निवास, अर्थात वह कहता है कि राज्य में निवास करने मात्र से कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। उसने इस संदर्भ में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि राज्य के भीतर दास और विदेशी भी रहते हैं, किंतु उनको नागरिक नहीं माना जा सकता। ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति बहुत समय से, दीर्घकालिक अवधि से यदि राज्य में निवास कर रहा है तो उसको नागरिक नहीं माना जा सकता। दूसरे अर्थ में आता है मताधिकार तथा निष्कासन। वह कहता है कि किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का जब राज्य उससे वंचित कर देता है या उस नागरिक का, उस राज्य के सदस्य का निष्कासन कर देता है, तो उस व्यक्ति को भी उस राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। अर्थात मताधिकार जिस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है और जिस व्यक्ति का निष्कासन हो जा रहा है वह भी नागरिकता से वंचित मानता है। तीसरे पॉइंट पे आता है वह कहता है अभियोग। अभियोग से तात्पर्य उसके कानूनी संबंधी प्रक्रिया से है। यहां पर वह कहता है कि किसी व्यक्ति को वाद करने या वादी बनने या राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर वाद चलाने या व्यक्ति के द्वारा राज्य के ऊपर वाद चलाने मात्र से किसी व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार या नागरिकता नहीं मिल जाती। चौथे नंबर पे आता है वह वंशानुगत। वह कहता है कि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती। इसके पीछे वह तर्क प्रस्तुत करता है, कहता है कि यह शंका उत्पन्न करने वाला विषय है। शंका किस ढंग से उत्पन्न हो रही है? किसी व्यक्ति के माँ बाप क्या उस राज्य के नागरिक थे या उनके पूर्वज क्या उस राज्य के नागरिक थे? इस बात की गणना करना अत्यंत कठिन है और शंका उत्पन्न करता है, खासकर उन राज्यों के लिए जो नवोदित हुए हों या पराजित राज्य हों। उन राज्यों में वंशानुगत के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता।
5वें नंबर पे वह कहता है कि अंगीकृत नागरिकता। जब राज्य किसी व्यक्ति को सम्मान के दृष्टिकोण से नागरिकता प्रदान करता है तो वह कहता है कि वह आंशिक नागरिकता होगी, वह पूर्ण नागरिकता नहीं होती। आंशिक नागरिकता से तात्पर्य क्या है कि उसको नागरिकता के अधिकार या उस नागरिकता से संबंधित जो संस्थाएं होंगी उसमें पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का उसको अधिकार नहीं प्राप्त होता। यानी कि सम्मान प्राप्त नागरिकता जो होती है वह पूर्ण नागरिकता की श्रेणी में नहीं आती। अंत में वह 6ठे नंबर पे जो कहता है बच्चे और वृद्ध। बच्चे और वृद्ध के संदर्भ में वह अपना तर्क प्रस्तुत करता है और कहता है बच्चे चूंकि मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं और शासन के क्रियाकलापों में भाग नहीं ले सकते, इसलिए इनकी नागरिकता जो होती है सीमित अवधि के लिए वंचित होती है। उसी के भांति वृद्ध से तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति नागरिकता प्राप्त किए हुए है, लेकिन जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाता है, कार्य करने में अक्षम हो जाता है, शासन के कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में वह वृद्ध भी नागरिक नहीं रह जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह दोनों बच्चे एवं वृद्ध एक सीमित अवधि के लिए नागरिकता से वंचित रहते हैं। नागरिकता एथेंस जैसे प्रजातंत्रात्मक राज्य में एक विवादास्पद बिंदु था, क्योंकि एथेंस ही एक ऐसा नगर राज्य था जिसमें प्रजातंत्र एक मौलिक विषय था। उसके पीछे कारण था क्योंकि एथेंस के जो अगल बगल के राज्य थे वो या तो राजतंत्रात्मक थे या निरंकुश तंत्र थे, और उन राज्यों में नागरिकता जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा के संदर्भ में बात करें तो वह कहता क्या है कि वह व्यक्ति जो किसी राज्य की विचार परिषद या न्यायिक प्रशासन में निश्चित या अनिश्चित अवधि तक भाग लेने की शक्ति रखता है वह नागरिक है। इस परिभाषा के बहुत ज्यादा विस्तृत अर्थ निकाले जा सकते हैं। इस परिभाषा के अंतर्गत जो विचार परिषद शब्द आ रहा है यह एक तरह का संगठन था, और इस संगठन में शासन संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता था, या यूं कह सकते हैं कि शासन संबंधी कार्यों का संचालन इसी परिषद के माध्यम से होता था। दूसरी तरफ न्यायिक प्रशासन शब्द को व्याख्यायित किया जाता है कि इस न्यायिक प्रशासन में न्याय संबंधी कार्यों को करने के लिए कुछ व्यक्तियों की समिति हुआ करती थी। तो वह कहता है कि इन दोनों परिषद में जो व्यक्ति भाग लेता है वही व्यक्ति राज्य का नागरिक कहलाने का अधिकारी होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इसको पॉइंट वाइज मैंने बांट रखा है आपकी सुविधा के लिए। नंबर 1, सदस्यता। सदस्यता किस चीज की सदस्यता की वह बात करता है? क्या राज्य की सदस्यता की बात करता है, या किसी और समुदाय की सदस्यता की बात करता है, या समाज की सदस्यता की बात करता है? तो नहीं, वह बात करता है दो संस्थाओं की सदस्यता की। एक है इलेक्सिया और दूसरी है हेरिया। इलेक्सिया में शासन संबंधी कार्य अर्थात विचार परिषद, यानी शासन संबंधी कार्य या समस्याओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है या विचार विमर्श किया जाता है, वह संस्था का नाम क्या है? इलेक्सिया। इलेक्सिया में 18 वर्ष तक की आयु के जो युवा होंगे वह इसके सदस्य होते हैं। वह इस संस्था में पद धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें जो पदाधिकारी होंगे, पद धारण करेंगे, वही नागरिक कहलाएंगे। दूसरी तरफ हेरिया एक न्यायिक प्रशासन है, न्याय संबंधी कार्य करने वाली संस्था है। इस संस्था में जो 30 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति होंगे वह इस संस्था के सदस्य होंगे। इस संस्था के सदस्य होते हुए वह पद धारण करेंगे, अर्थात जो इलेक्सिया और हेरिया में पद प्राप्त करेगा, पद को धारण करेगा, वह व्यक्ति ही नागरिक होने का अधिकारी होगा। दूसरे नंबर पे आता है सक्रियता। इसी परिभाषा को व्याख्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसके गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। सक्रियता से तात्पर्य क्या है कि
इस संस्था के जो सदस्य होंगे वह शासित और शासक दोनों की क्षमता रखने वाले होंगे। दूसरी तरफ न्याय और कानून निर्माण की क्षमता रखने वाले होंगे। और तीसरी चीज इसके अंतर्गत आती है कि ऐसा नहीं है कि सदस्य होने के बाद वह आप उसकी कार्य परिषद में या उसके कार्य संचालन में भाग ही ना ले। यदि कार्य संचालन में भाग नहीं लेता है तो वह निष्क्रिय हो जाता है। सक्रियता से तात्पर्य है कि उसमें समय समय पर जब भी उसकी बैठकें आयोजित होंगी या जब भी विचार विमर्श के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें सक्रिय भागीदारी होगी, वही व्यक्ति नागरिक कहलाएगा। तीसरे नंबर पे आता है संपत्ति और अवकाश। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अरस्तु कहता है कि वह व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है जो संपत्तिशाली होगा, अर्थात जो संपत्ति जिसके पास नहीं होगी वह नागरिक नहीं हो पाएगा। अब यहां पर एक चीज दृष्टिगोचर होती है, वह है कुलीन तंत्रीय परंपरा की, यानी कि एक जो अच्छे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति होगा, धनाढ्य होगा, धनी होगा, वही व्यक्ति इन दोनों संस्थाओं का सदस्य होने का हकदार होगा। दूसरी चीज कहता है इसी में कि अवकाश का मतलब यह नहीं कि छुट्टी मनाना या छुट्टी मनाने के लिए चले गए या घर पे बैठे हुए हैं, जैसे इस समय लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं, वैसा नहीं। यहां पर अवकाश से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को शासन संबंधी कार्यों को संचालित करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में समय होना चाहिए। यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में समय नहीं है तो वह इस संस्था का सदस्य होने और उस राज्य का नागरिक होने का हकदार नहीं होगा। चौथे नंबर पे आते हैं नागरिकता से वंचित वर्ग। इस परिभाषा को देखने के बाद हम उन चीजों के ऊपर भी विचार विमर्श करेंगे जो इससे निकल के सामने आती हैं, इस परिभाषा से निकल के सामने आती हैं। वह निकल के आती हैं कि इन दोनों ही संस्थाओं के जो सदस्य होंगे वही नागरिक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के जो और वर्ग हैं उनके लिए वह क्या कहता है? उनके लिए कहता है कि वह वर्ग नागरिकता से वंचित रहेगा। कौन कौन से वर्ग? नंबर 1 स्त्री को वह नागरिकता से पूर्ण रूपेण से वंचित कर देता है। कारण क्या है? कई कारण है, अभी नीचे बताऊंगा उसको। दूसरे नंबर पे कारीगर, तीसरे नंबर पे मजदूर, व्यापारी, दास, कृषक, बच्चे एवं वृद्ध। बच्चे और वृद्ध की चर्चा मैंने पहले ही कर दी है आपसे। विदेशी, सूदखोर और संपत्तिहीन व्यक्ति। स्त्री वर्ग को वह इस नागरिकता से वंचित क्यों करता है? उसके पीछे कारण है कि स्त्रियों के पास समय का अभाव होता है। वह घर के कामकाज में ही इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि उनको शासन संबंधी कार्यों को संचालित करने के लिए, सक्रिय रूप से भागीदार होने के लिए समय का अभाव होता है। दूसरे नंबर पे कारीगर आता है। कारीगर, मजदूर और व्यापारी, यह तीनों वर्ग जो होता है अपने जीविकोपार्जन के लिए हमेशा श्रम करता रहता है, हमेशा लगा रहता है, जिसके कारण से उसको समय का अभाव होता है। चौथे नंबर पे दास के संदर्भ में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन यहां संक्षेप में आपको बताता हूं कि दास जिसको वह बुद्ध शून्य मानता है, जो हमेशा आदेशों का पालन करता है, वह कभी भी इस तरह के बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य यानी कि शासन संबंधी कार्य या न्याय संबंधी कार्य में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं होता। कृषक, वह भी कारीगर, मजदूर एवं व्यापारी के भांति जीविकोपार्जन में लगा रहता है। बच्चे एवं वृद्ध के संदर्भ में मैंने पहले आपको बताया है। विदेशी, इनको नागरिक माना ही नहीं जाता है, इसलिए वह नागरिकता से वंचित हैं। सूदखोर एक नई चीज निकल के सामने आ रही है कि सूदखोर का कार्य क्या होता है? उस कार्य को जो सूद से पैसा बनाते हैं, उस कार्य को अरस्तु बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखता है, बहुत ही गलत मानता है। इस कारण से उसने सूदखोर को भी नागरिकता से वंचित कर दिया है। और अंत में संपत्तिहीन, यानी कि जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, वह व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकता। नागरिकता से वंचित करने का कारण, 2 कारण सबसे महत्वपूर्ण इसमें निकल करके सामने आता है। वह है समय
एवं जीविकोपार्जन। जो व्यक्ति के पास समय नहीं है शासन के कार्यों को संपादित करने के लिए, संचालित करने के लिए, समस्याओं के निराकरण के लिए, वह व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता। जीविकोपार्जन, जो व्यक्ति सदैव अपना पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए अपना सारा श्रम लगाता है, वह व्यक्ति भी इस संस्था का सदस्य नहीं हो पाएगा। अगर संस्था का सदस्य नहीं हो पाएगा तो वह व्यक्ति नागरिक भी नहीं हो सकता। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वाक्य वह कहता है कि शारीरिक परिश्रम आत्मा को अनुदार तथा उत्तम गुणों के लिए अनुपयुक्त बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसके अंदर वह गुण, वह बौद्धिक क्षमता, वह विचार करने की शक्ति, समस्याओं के निराकरण करने की शक्ति पैदा नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ उत्तम गुणों के लिए वह व्यक्ति अनुपयुक्त हो जाता है। यह नागरिकता के संबंध में उसका विचार था। इससे संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो कृपया टिप्पणी में डाल दें। मैं हर प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और एक प्रश्न भी आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं यहां पर, और चाहूंगा उस पर आप चर्चा करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ शासक, इन तीनों में एक दूसरे में क्या संबंध है? धन्यवाद।